Hello, students. Hello. Hi. Hello, everyone. Good evening. કેમ છો બધા? મજામાં? સારું છે ને બધાને? તો ચાલો. આવી ગયા છે તમને મેથ્સ બનાવવા માટે તમારા મેથ્સ ટીચર રિંકેશ સર. તૈયાર છો તમે બધા આજના અભ્યાસ માટે? ઓકે, રેડી એકદમ? તો સૌથી પહેલા મારી એક વિનંતી, આપણી સાથે જે બંને સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ છે અને જે શિક્ષક મિત્રો છે તેમને એક વિનંતી છે કે જો શક્ય હોય તો કેમેરો વિડીયો ચાલુ કરજો. ચાલો, તો વેજલપુર સ્કૂલમાંથી વિડીયો ચાલુ કર્યો છે. ચાલો, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. અને આપની સાથે બીજી પણ એક સ્કૂલ જોડાઈ છે, વસાવા પ્રિતેશ કુમાર નામથી. જો શક્ય હોય તો તમે પણ વિડીયો ઓન કરો. बराबर. तो चलिए, मैं तो भूल ही चुका था कि ये जो सेशन है वो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है और मैंने मेरी शुरुआत तो गुजराती में कर दी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है तो हम गुजराती ही ना, ठीक है। लेकिन पढ़ते हो आप इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए, अभी मैं बात करूँगा आपसे इंग्लिश हिंदी में। शुरुआत करें क्या आज के लेक्चर की? तो पूरे लेक्चर में अच्छे से ध्यान दीजिए। जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उसमें ही पूरे 1 घंटे तक आपका ध्यान होना चाहिए। जो भी मैं आपको पूछूंगा उसका आपको आंसर देना है, आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। रेडी हो तो आप आज की पढ़ाई के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर का टॉपिक तो हम सॉल्व करने वाले हैं मेजर टेस्ट 1 का पेपर सॉल्यूशन। एंड ये जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, इस सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। सो कौन से सम पे आए हम? ये वाले सम पे आए हैं हम। तो चलिए इस वाले सम के सॉल्यूशन की करते हैं शुरुआत। रेडी एवरीवन? तैयार एकदम? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये जो सम है उसमें आपको क्या गिवन है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/2। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। आपको ये चीज गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वो पाई/2 के बराबर है। कैसे सॉल्व करोगे इसे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका 12th मैथ्स का सेकंड चैप्टर ITF, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई के बीच का एक रिलेशन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, अंडरस्टूड? तो एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को, ये जो चीज आपको गिवन है उसे सिंप्लीफाई करना होगा। हियर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/2। अभी देखना लास्ट लेक्चर में हमने जो सिंप्लीफाई किया था ना वही चीज है। तो सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों में से किसी एक को राइट साइड पे ले जाओ। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये पाई/2 एज इट इज प्लस साइन इनवर्स वाई को राइट साइड ले जाओगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स वाई। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अभी देखो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई के एक फॉर्मूला है। क्या आपको ये फॉर्मूला आती है? बताइए। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई की फॉर्मूला बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बच्चों फॉर्मूला याद करो। तो देखो सेकंड चैप्टर में आपने ये वाली फॉर्मूला देखी है, साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई ये किसके बराबर होता है? अरे सर ये तो पाई/2 के बराबर होते हैं। हाँ बेटा, ठीक है ना। तो चलिए मतलब बात को समझना, ये पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई को अगर आप राइट साइड ले जाओगे तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई वो कॉस इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स वाई के बराबर। अभी लेफ्ट साइड है साइन इनवर्स, राइट साइड है कॉस इनवर्स, एंड हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन। एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन कैसे फाइंड करें? तो देखो बहुत ही आसान सी चीज है कि भाई अगर लेफ्ट साइड साइन इनवर्स है तो राइट साइड पे भी साइन इनवर्स को ले आओ, अदरवाइज
राइट साइड अगर कॉस इनवर्स है तो लेफ्ट साइड भी कॉस इनवर्स को लेके आओ। अगर दोनों साइड सेम हो जा, अगर दोनों साइड अगर साइन इनवर्स होगा तो वो निकल जाएगा। अगर दोनों साइड कॉस इनवर्स को आप ले आते हो तो कॉस इनवर्स भी दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा। तो बात को समझिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना उसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। अदरवाइज यू हैव सेकेंड चॉइस, यू कैन कन्वर्ट दिस कॉस इनवर्स वाई इनटू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय ड्रॉइंग ट्राइंगल। दिस इज अ राइट ट्राइंगल, तो साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, साइन की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड एक्स एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू मान लो 1, इस एंगल के ऑपोजिट की वैल्यू एक्स और हाइपोटेनियस की वैल्यू 1। तो ये जो एडजेसेंट साइड है वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ऑपोजिट साइड एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड, यस और नो? यस। तो चलिए, नाउ अभी आपको इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स के फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो एंगल है उसके एडजेसेंट में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 जिसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। तो अभी बच्चों दोनों साइड आपके पास कॉस इनवर्स आ चुका है, सो यू कैन रिमूव दिस कॉस इनवर्स, इस कॉस इनवर्स को दोनों साइड से रिमूव कर दीजिए। देयरफॉर वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अंडरस्टूड? और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट को रिमूव कीजिए, देयरफॉर वी कैन राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, अभी हम ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ना उसे एक काम करो राइट साइड पे ले जाओ। देयरफॉर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? तो ये चीज आपको आगे के कैलकुलेशन में कहीं पे भी काम आ सकती है। सो ये है एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन, एंड ये वाला रिलेशन आगे के सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्पफुल है। तो बच्चों अभी आपको ये जो एक्सप्रेशन है ना उसका आंसर चाहिए, उसका सिंप्लीफिकेशन चाहिए। द एक्सप्रेशन इज 1 प्लस, एक काम करो एक्स की पावर 4 को पहले लिखो, उसके बाद प्लस वाई की पावर 4 अपॉन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो ये 1 को एज इट इज, ये जो एक्स की पावर 4 है ना, यू कैन राइट एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई की पावर 4 को लिखो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप ये सोचोगे कि सर ऐसा क्यों आपने लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ पोलिनोमियल के फॉर्मूला। मैंने सोचा कि चलो पोलिनोमियल के एक आध फॉर्मूला अप्लाई कर देते, उसलिए मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्क्वायर का स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला आपको सोचनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आपको पता है पोलिनोमियल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला? अभी आप बोलोगे कि सर हाँ पता है सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। गलत, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला शायद आपको नहीं मालूम होगी, तो चलो मैं लिखवा देता हूँ। दो फॉर्मूला आती है, पहली है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये है फर्स्ट, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। These are the two formulas. Understood? ये दोनों फॉर्मूला को याद कर लो। कई चीजें आपके लिए आज नहीं हो सकते, लेकिन वही चीजें आज के आज पूरा नहीं कर दो, उसे दिमाग में फिट कर दो। इन फ्यूचर कहीं पे भी ये फॉर्मूला फिर से भी अप्लाई करनी हो सकती है, तब याद होनी चाहिए। ठीक है, सो ये 1 को एज इट इज, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करोगे, तो फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला को चलो अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब जहां पे ए है वहां पे एक्स स्क्वायर को लिखिए, जहां पे बी है वहां पे वाई स्क्वायर को। ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2ab में ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर, अपॉन अपॉन में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है उसे एक दूसरे के साथ साथ में लिखिए, और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसे लास्ट में लिखिए।
सो ये 1 एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो किसके बराबर 1 के बराबर। अभी क्या आप बात को समझे ना कि मैंने सिंप्लीफिकेशन को उस हिसाब से किया जिसमें मुझे ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो मिल सके। ठीक है, सो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज इट इज अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज 1 + 1 2 के बराबर -2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। अभी क्या करें, अभी ये जो 2 है ना क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालते हैं। तो 2 को अगर आप कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अपॉन में ये एज इट इज अपॉन में ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसे एज इट इज रहने दो। अरे देखो जरा क्या हो रहा है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो तो कट हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आने वाला है 2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस और नो? यस, वेरी नाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई इसे। ये कौन सा चैप्टर है भाई, 11th का चैप्टर है या 12th का, जरा देख के बताना मुझे। तो बाइनोमियल एक्सपांशन की बात हो रही है, 11th का चैप्टर है ना, बाइनोमियल थ्योरम था ना 11th में ये चैप्टर। बाइनोमियल एक्सपांशन की बातें हो रही है। इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन in which n is greater or equal to 7, the sum of fifth and eighth term is 0. a equal to b, ओके, a and b एक दूसरे के बराबर है, hence n is equal to, n की वैल्यू फाइंड करो भाई, n की वैल्यू फाइंड करो। n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 7 है, 7 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई द सम ऑफ फिफ्थ एंड एथ टर्म इज 0। ठीक है, फिफ्थ टर्म एंड एथ टर्म का सम 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर। अंडरस्टूड? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा बाइनोमियल एक्सपांशन है, a माइनस बी की पावर n। अभी फिफ्थ टर्म एंड एथ टर्म की बातें हो रही है। अभी ये जो फिफ्थ टर्म है ना वो T5 से डिनोट होता है, एथ टर्म यानी T8, इन दोनों का सम 0 के बराबर है। T8 को राइट साइड पे ले जाऊं तो T5 इक्वल टू माइनस T8 के बराबर। ओके, अभी बात को समझना, T5 यानी फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म ये जो फिफ्थ टर्म है ना वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसका फिफ्थ टर्म क्या हो सकता है, एथ टर्म क्या हो सकता है। तो 11th के अंदर एक फॉर्मूला आती थी, 11th के अंदर टर्म फाइंड करने की, जनरल टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला आती थी, अब नहीं है, वो डिलीट सिलेबस में डिलीट हो गई। ठीक है, तो टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला थी वो। ठीक है, और वो फॉर्मूला थी TR+1 इक्वल टू NCR। उसके बाद a होता है a की पावर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी n-r। उसके बाद b की पावर में ये नीचे वाला r। ये वाली फॉर्मूला 11th में आती थी। ये जेई की फॉर्मूला है, वो अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, 11th की टेक्स्ट बुक में से रिमूव कर दी गई। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से पूरा सॉल्यूशन होगा। फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म NCR, n की वैल्यू n, NCR, r की वैल्यू, बात को समझना, यहाँ पे अगर r+1 है तो यहाँ पे r यानी एक कम करके लिखो। r+1 की बात हो रही है तो r को लिखो, यहाँ पे 5 की बात हो रही है तो 5 में से एक कम करो, 5 में से एक कम करोगे तो यहाँ पे लिखना है 4। उसके बाद फर्स्ट टर्म है a की पावर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी n-r। सेकेंड टर्म क्या है, आप बोलोगे कि b, गलत, -b, साइन को साथ में रख के चलना है बेटा। -b की पावर में ये नीचे वाला नंबर चढ़ा दो,
माइनस T8 एथ टर्म, चलो लिखवा पाओगे? एथ टर्म के बारे में लिखवाइए। NC नीचे क्या लिखना है, एक कम करके लिखना है, NC7। उसके बाद ए की पावर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन N-7। बी की पावर में क्या लिखोगे, बी की पावर में ये नीचे वाला नंबर 7। अंडरस्टूड? ध्यान दीजिएगा बच्चों। अभी ये NC4 एंड NC7 पता है ना इसके बारे में, ये भी 11th में आपने सीखा है। इसकी फॉर्मूला पुट करेंगे हम। एनसीआर की फॉर्मूला याद है क्या आपको? एनसीआर की फॉर्मूला जरा बताइए, क्या होती है एनसीआर की फॉर्मूला? फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल के अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। याद आई ये फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। न्यूमरेटर में n का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में और एक चीज, ये नीचे वाले का भी फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर NC4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल के इनटू में ये नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल a की पावर n-4 इंटू माइनस बी की पावर 4। अगर पावर इवन नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बी की पावर 4 विच इज इक्वल टू माइनस NC7। चलो फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखोगे आप NC7 को? NC7 n फैक्टोरियल के अपॉन में सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल यानी n-7 फैक्टोरियल के इनटू में नीचे जो 7 है उसका फैक्टोरियल a की पावर n-7, यहाँ पे माइनस बी की पावर 7। यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे माइनस बी आएगा। माइनस बी की पावर 7 किसके बराबर? तो माइनस बी की पावर 7 वो माइनस बी रेज़ टू 7 के बराबर। अगर पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन एज इट इज वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अभी आपको करना है सिंप्लीफाई। चीजों को समझिए, ये n-4 फैक्टोरियल और n-7 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना होगा। जो बड़ा होता है उसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। n-4 एंड n-7 में n-4 बड़ा होता है, तो n-4 में से एक एक कम करते जाओ। फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। n-4 फैक्टोरियल ये जो है ना, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में n-4 फैक्टोरियल का मतलब n-4। चलो एक कम करो n-5, फिर से एक कम करो n-6, 1 तक लिखना है। कहाँ तक? 1 तक। और एक बार कम करो n-7, लेकिन हम 1 तक नहीं लिखने वाले, वैसे 1 तक लिखना होता है। हम जहां पे रुक गए वहां पे फैक्टोरियल लिख दो। हम n-7 पे रुक गए, तो आप बोलोगे कि सर n-7 पे ही क्यों रुके? अरे बेटा देखो ना, है ना, n-7 राइट साइड पे n-7 फैक्टोरियल लिखा है, इसीलिए। फिर ये 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो। ये a की पावर n-4 है ना, एक काम करो, ये a वाले टर्म को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आओ, यानी डिनोमिनेटर में a की पावर n-7 विच इज इक्वल टू, ये b की पावर 4 में राइट साइड में लेके जाऊंगा, ये माइनस माइनस प्लस के बराबर। यहाँ पे 1 अपॉन ये n-7 फैक्टोरियल का कुछ नहीं करना क्योंकि वो कटने वाला है, ये दोनों कटने वाले। लेकिन यहाँ पे 7 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 7 बड़ा नंबर है तो 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, 7, 6, 5, 4 पे रुक जाना बेटा। तो ये 4 फैक्टोरियल, 4 पे क्यों रुके? अंडरस्टूड? यहाँ पे b की पावर 7 के नीचे आएगा ये b की पावर 4, ओके ना? अभी सिंप्लीफिकेशन को समझिए, ये n-7 फैक्टोरियल कट, ये 4 फैक्टोरियल कट। अभी और थोड़ी बातों को समझना, ये b की पावर 4 पूरा कट और 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी b की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज होने वाली है, ये n-4 बड़ा नंबर है, n-7 छोटा नंबर। अगर बेस सेम होते तो पावर को माइनस कर सकते हो,
तो ये n-7 छोटी पावर वाला पूरा कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे n-4 में से n-7 को माइनस करो, n-4 माइनस n-7 करोगे तो n तो कट, -4 + 7 विच इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे भी पावर 3 हो जाएगी। अभी और एक बात को समझना, ये a क्यूब एंड ये b क्यूब ये दोनों भी कट। आप बोलोगे सर a एंड b को क्यों कट किया? जो चीजें दोनों साइड इक्वल होती है वो कट होती है ना, a एंड b भला कैसे कट हो गए? तो बेटा a एंड b भी इक्वल ही है, a b के बराबर है। देखो क्वेश्चन को, a किसके बराबर है? ये जो a है ना वो b के बराबर है, दिखा क्या आपको? एंड दोनों नॉन जीरो है। सो अगर a एंड b एक दूसरे के बराबर है तो a क्यूब और b क्यूब दोनों को काट दो, बिकॉज ऑफ a इक्वल टू b। अंडरस्टूड? अभी बस आपके पास ये 3 ब्रैकेट ही बचे, उसे न्यूमरेटर में ले जाओ, यानी रेसिप्रोकल करो दोनों साइड। सो n-4 n-5 n-6 विच इज इक्वल टू, ये 7 6 5 को जाने दो न्यूमरेटर में, रेसिप्रोकल। अभी क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। क्या करोगे? अभी बस आप एक ही स्टेप की दूरी है n तक पहुंचने में, n की वैल्यू आने वाली है, तो जो देखो ये तीनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में और तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव है, एक एक कम, n-4 में से एक कम करोगे तो n-5, उसमें से एक कम करोगे तो n-6 है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, ये तीनों भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड कंसेक्यूटिव है। सो सबसे बड़े वाले को सबसे बड़े वाले के साथ कंपेयर कर दो ना, n-4 इक्वल टू 7, देयरफॉर n इक्वल टू 7 + 4 विच इज इक्वल टू 11। अदरवाइज आपकी इच्छा है कि सर चलो ना सबसे छोटे वाले को सबसे छोटे के साथ कंपेयर करें, तो अभी n की वैल्यू 11 ही आएगी, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका है। ओके, चीजें नई है, चैप्टर पुराना लेकिन सारी चीजें नई, ये फॉर्मूला आपके लिए न्यू है, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन भी, ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन शायद आपने 11th में तो किया ही नहीं होगा ये बाइनोमियल चैप्टर में, है ना। तो कोई बात नहीं, नई नई चीजें ही आएगी जेई में, लेकिन मज़ा भी उतना ही आएगा अगर आप इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके थोबड़े को ध्यान से देखो। ये f(x) है, आपको f(1) फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1). हाउ कैन यू फाइंड? आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत इजी है, f(1) ना, चलो ना सर 1 पुट कर देते, सॉल्व। जैसे ही 1 पुट करोगे ना तो यहाँ पे 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये 0 हुआ मतलब ये पूरा ही 0 तो कहाँ है ऑप्शन में 0 कहाँ है? अभी बात को समझना, 1 पुट करने पर ये ब्रैकेट 0, डिनोमिनेटर में 1 पुट करोगे ना तो 2 + 1 - 3। अरे भाई साहब, डिनोमिनेटर भी 0। अरे बेटा, 1 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। बात को समझिए, कोई भी फंक्शन हो इस दुनिया में उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट करो, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर को 0 होने भी नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 1 पुट करने पर डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है एंड साथ में न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है ना। ये दोनों 0 0। आप बोलोगे सर 0 को कट कर देते हैं ना, बात ही खत्म, यहाँ पे 1 पुट कर दो। तो बेटा ऐसे सम सॉल्व नहीं होते, बात को समझना। x इक्वल टू 1 पुट करने पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 रहे, उसका ये सिंपल सा मतलब है कि ये जो x - 1 है ना, x - 1 वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर है। x - 1 इज द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 के बराबर होता है। ये फैक्टर थियरम आपने 9th में सीखा था,
x की जो वैल्यू पुट करने पर पोलिनोमियल 0 के बराबर होती है, x की उस वैल्यू को x में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिलता है x माइनस 1, वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो बात को समझना, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर में x माइनस 1 को लाने वाले एंड उसके बाद x माइनस 1 को कट करेंगे। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन इसका। जब भी क्वेश्चन में रूट प्रेजेंट होता है तब आप कौन सी चीज करते हो? जब भी क्वेश्चन में रूट प्रेजेंट होता है तब आप कौन सी चीज अप्लाई करते हो? तो कि भाई आप रेशनलाइज करते हो। रूट एक्स माइनस 1 को रेशनलाइज करने के लिए रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चीज भी आप करते थे ना। 2x माइनस 3 को एज इट इज a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर यानी x के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर। ध्यान दीजिए, ध्यान चाहिए आपका बोर्ड पे। इसका क्या करें? क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? फैक्टर तो पॉसिबल है क्योंकि x माइनस 1 गारंटी के साथ डिनोमिनेटर के फैक्टर में। ध्यान दीजिएगा भाई आप। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 के फैक्टर को निकालो। 3 इंटू 2 6, 6 के वो दो फैक्टर्स जिसका माइनस करने पर 1 आना चाहिए। 3 2 जार 6, 3 माइनस 2 1 के बराबर, 1 की साइन पॉजिटिव, सो 3 को पॉजिटिव 2 को नेगेटिव, यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करो। तो ये 2x स्क्वायर मिड टर्म प्लस x को स्प्लिट कीजिए तो प्लस x को स्प्लिट करो प्लस 3x माइनस 2x, लास्ट टर्म माइनस 3 को एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन निकलने वाला है x ब्रैकेट 2x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन माइनस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 3, सो दोनों ब्रैकेट सेम होने ही चाहिए। So 2x plus 3 second bracket x minus 1, these are the factors of given polynomial. So ये जो polynomial है उसके factors है 2x plus 3 into x minus 1, और ये और एक चीज बाकी है और वो है रूट x plus 1। अंडरस्टूड? एंड ये जो x minus 1 है मैंने बोला था इसको हम कट करेंगे, एंड जो दिक्कत दे रहा था जो फैक्टर x minus 1 वो तो कट हो गया। बस अभी यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही है उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। f ऑफ 1 यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, 2 माइनस 3, 2 इंटू 1 2 यानी ये 2 प्लस 3, 1 का रूट होता है 1, 1 प्लस 1, न्यूमरेटर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 और ये 2, 5 इंटू 2 यानी 10। दिस इज द आंसर, माइनस 1 अपॉन 10, ये आंसर है। अंडरस्टूड? ये तो इजी था ना, इसमें कुछ नहीं था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं है ना? तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो इफ 1 बाई रूट अल्फा एंड 1 बाई रूट बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हैज रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? यहां पे दो इक्वेशंस गिवन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स गिवन है। इस इक्वेशन के रूट्स कौन है? 1 अपॉन रूट अल्फा, 1 अपॉन रूट बीटा, ये दोनों क्या है? ये दोनों रूट्स है इस इक्वेशन के। चलिए मैं पहले इक्वेशन को लिखने वाला हूं। इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स भी आपको गिवन है। इसके दो रूट्स में फर्स्ट रूट है 1 अपॉन रूट अल्फा एंड सेकेंड रूट इज 1 अपॉन रूट बीटा। आपको इस सेकेंड इक्वेशन के रूट्स चाहिए, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसके रूट्स ऑप्शन को देखिए अल्फा बीटा के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अभी देखो, अभी देखो समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। 10th में 4th चैप्टर आपको आता था पढ़ाई में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पता है आपको? अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल, ये जो चैप्टर है उसके कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। कौन सा कंसेप्ट पता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लो उसके रूट्स है अल्फा इन बीटा, तो आप पढ़ के आए हो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा इन बीटा का सम वो किसके बराबर होता है? उसकी फॉर्मूला आप सीख के आए हो 10th में। सम ऑफ रूट्स की फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए के बराबर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कुछ याद आया क्या आपको? अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर? सी बाई ए के बराबर। इन चीजों को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स, देखो अल्फा इन बीटा अगर रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे रूट्स है 1/रूट अल्फा इन 1/रूट बीटा, यानी इन दोनों का सम 1/रूट अल्फा प्लस 1/रूट बीटा, विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जो बी ही है, एंड ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए ही है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 1/रूट अल्फा इंटू 1/रूट बीटा। उसकी फॉर्मूला सी के अपॉन में, ये सी यानी कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए की वैल्यू ए के ही बराबर है। सो बच्चों देखो ए की वैल्यू मिल चुकी, रेसिप्रोकल कीजिए। सो ए किसके बराबर? इन दोनों को ऊपर लेके आओ, सो 1/रूट अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अदरवाइज यू कैन राइट रूट अल्फा इंटू रूट बीटा के बराबर। अंडरस्टूड है क्या? ये ए की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। नाउ हम फाइंड करने वाले बी की वैल्यू। ए आ चुका, अब हमारा टारगेट है ये बी। सो ये जो ए की वैल्यू आपने फाइंड की ना वो यहाँ पे पुट करो तो बी मिल जाएगा। वेरी सिंपल। सो ये जो है वो यहाँ पे फिर से रिपीट करो कि भाई 1/रूट अल्फा प्लस 1/रूट बीटा जो किसके बराबर? माइनस बी अपॉन में ए के बराबर। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट बीटा इंटू 1 रूट बीटा, रूट अल्फा इंटू 1 रूट अल्फा, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी रूट अल्फा इंटू रूट बीटा इक्वल टू माइनस बी के अपॉन में ए की वैल्यू रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना वो तो कट हो जाएगा। सो बी की वैल्यू आ चुकी है, ये माइनस बी का माइनस सामने जाने दो। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस ऑफ रूट अल्फा प्लस रूट बीटा। अंडरस्टूड है क्या कोई डाउट? सो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू आ चुकी है, ए एंड बी की वैल्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट है आपको मिल चुकी है, ए एंड बी की वैल्यूज। अभी आ जाओ इस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड करने हैं वो इक्वेशन कौन सी है? एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस बी का क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3ab(x) विच इज इक्वल टू 0। चलिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये बी क्यूब एक्स, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए क्यूब माइनस 3ab(x) विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो पहले क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर को लिखिए, उसके बाद लीनियर पावर यानी एक्स वाली टर्म, ये दो टर्म्स है। इन दोनों में से मैं एक्स को कॉमन निकालता हूं एंड माइनस की साइन को भी, माइनस को मैंने कॉमन निकाला और एक्स को अगर मैं माइनस को कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे क्या बचने वाला है? प्लस 3ab, और ये जो प्लस बी क्यूब एक्स है ना उसमें हो जाएगा माइनस बी क्यूब। माइनस कॉमन निकालने पर दोनों की साइन चेंज, एक्स तो बाहर एंड कांस्टेंट टर्म है ये प्लस एक्स क्यूब। अभी आप ये सोचोगे कि सर माइनस को क्यों भला कॉमन निकाला, तो बात को समझना, ये अब हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अभी बात को समझना, आपको इसके रूट्स चाहिए। जिस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा होते हैं ना वो इक्वेशन क्या होती है? सुनो ध्यान से,
जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा इन बीटा होते हैं वो इक्वेशन क्या होती है? 10th की फॉर्मूला। 10th में सीख के आए हो, जल्दी से फॉर्मूला बता दो, बताइए फॉर्मूला। अगर रूट्स अल्फा इन बीटा है तो इक्वेशन क्या? तो इक्वेशन क्या? तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन। कुछ याद आया आपको? ये होती है इक्वेशन। ठीक है, कुछ याद आया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ना, अगर इसके आपको रूट्स चाहिए तो इस इक्वेशन को ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे अगर आप इसको ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एंड ये वाले फॉर्म में यहाँ पे माइनस है, इसी वजह से मैंने माइनस को कॉमन निकाला। ये हमारा इंटेंशन था माइनस को कॉमन निकालने के पीछे। अभी बात को समझना, ये आपके लिए सम ऑफ रूट्स है, ये आपके लिए ये जो ए क्यूब है ना वो आपके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, पहले ए क्यूब को सिंप्लीफाई करो, ए क्यूब। नाउ ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट ए क्यूब है ना, ये ए क्यूब में ए की वैल्यू आपने फाइंड की थी जो कितनी आई थी? रूट अल्फा इंटू रूट बीटा। यू कैन राइट रूट अल्फा एज अल्फा रेज टू 1/2। रूट बीटा को लिख सकते हो बीटा की पावर 1/2 का होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू, क्यूब को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो यानी अल्फा की पावर 3/2 बीटा की पावर 3/2। यानी ये जो ए क्यूब है ना वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। यानी आपको आंसर मिल चुका है कि भाई ये जो आंसर है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यानी ये दोनों रूट्स है, ये दोनों रूट्स है भाई, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों रूट्स है। अल्फा की पावर 3/2 बीटा की पावर 3/2 ये आंसर है। अगर ये दोनों रूट्स है तो भी इनका प्रोडक्ट ए क्यूब के बराबर होना चाहिए। एन ये जो है ना वो सम ऑफ रूट्स है, इसको भी एक बार चेक करके देखना है तो देख लो, इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लो। सो ये सम ऑफ रूट्स होना चाहिए। कौन? तो कि भाई 3ab माइनस बी क्यूब। ए की वैल्यू ए है रूट अल्फा रूट बीटा। रूट अल्फा को आप लिख सकते हो अल्फा की पावर 1/2, रूट बीटा को बीटा की पावर 1/2। बी की वैल्यू नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव की साइन, और ब्रैकेट में रूट अल्फा प्लस रूट बीटा को आप लिख सकते हो अल्फा की पावर 1/2 बीटा की पावर 1/2 माइनस बी क्यूब। माइनस बी क्यूब का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है उसका क्यूब। अभी इसका क्यूब करोगे तो वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और बी क्यूब इसका क्यूब रूट अल्फा यानी अल्फा की पावर 1/2 रूट बीटा यानी बीटा की पावर 1/2 का क्यूब। एंड इस चीज को ध्यान से देखो, ये तो फॉर्मूला है भाई। ये अल्फा की पावर 1/2 को ए मानो, बीटा की पावर 1/2 को बी मानो। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। कुछ फॉर्मूला याद है क्या आपको? ये वाली ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। प्रीवियस लेक्चर में इस फॉर्मूला को मैंने आपको लिखवाया था, याद होनी चाहिए। क्या होती है इसकी फॉर्मूला? पोलिनोमियल। ये जो चीज है ना वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। सो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब अल्फा की पावर 1/2 का क्यूब यानी कि अल्फा की पावर 3/2, बीटा की पावर 1/2 का क्यूब यानी बीटा की पावर 3/2। सो ये जो है ना, ये जो आपको आंसर मिल रहा है वो सम ऑफ रूट्स है, इन दोनों का सम, यानी ये दोनों रूट्स होने चाहिए। दिस इज सम ऑफ रूट्स, तो ये दोनों रूट्स है। ठीक है, अंडरस्टूड? यानी रूट्स कौन है? रूट्स कौन है? रूट्स आर, एक रूट है ये अल्फा की पावर 3/2 एंड सेकेंड रूट है बीटा की पावर 3/2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, डन, समझ आया? तो 10th के चैप्टर का क्वेश्चन जेई एग्जाम में इस टाइप का आ सकता है।
इसमें मैंने क्या नया क्या सिखाया आपको? चीजें वही पूरा नहीं, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत हैवी था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ओके, अभी कितना टाइम हुआ? अभी थोड़ा टाइम है, और एक क्वेश्चन देखा जा सकता है। चलो जल्दी से। लेट n be the set of natural numbers and a relation r on the set n be defined by r equal to ordered pair xy belongs to n cross n where x and y satisfies this equation। ये जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो एक्स वाई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ये एक्स एंड वाई दोनों नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बातें हो रही है। देन द रिलेशन आर इज, तो यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो किस टाइप का होना चाहिए? ये चैप्टर 1 की बात, फंक्शंस चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन के अंदर इन चीजों के बारे में बातें हो रही है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बातें हो रही हैं, ठीक है? बात को समझिए। यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है एन पे, और रिलेशन है आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई विच इज बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, और उसका मतलब एक्स एंड वाई दोनों एन के मेंबर्स है, दोनों नेचुरल है। वेर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे वो ऑर्डर पेयर है, वो x कॉमा वाई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? अभी देखो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेट फॉर्म में है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। नॉर्मली आपको ब्रैकेट फैक्टर्स फाइंड करने के बारे में सोचना चाहिए। चलो इसके फैक्टर के बारे में सोचिए, आपको फैक्टराइजेशन करना है। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, तो चलो इन दोनों के पेयर बना दो, एक इन दोनों की पेयर और दूसरी इन दोनों की पेयर। ये जो पेयर है उसमें से क्या कॉमन निकालोगे आप? x को, तो ब्रैकेट में एक्स क्यूब में से x कॉमन यानी एक्स स्क्वायर माइनस x कॉमन, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर। ये जो दो बचे उनमें से 3 को कॉमन, माइनस 3 को कॉमन और एक y भी कॉमन, तो 3y कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, 3y कॉमन निकाला तो y क्यूब में से y कॉमन यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो जाने चाहिए थे एंड हुए। सो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सेकंड फैक्टर इज x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 0। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसके भी फैक्टर्स पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये थर्ड फैक्टर x माइनस 3y इक्वल टू 0। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये तीनों भी 0 के बराबर, x माइनस वाई 0 के बराबर यानी x इक्वल टू वाई, और x प्लस वाई 0 के बराबर यानी x इक्वल टू माइनस वाई, और x माइनस 3y 0 के बराबर यानी x इक्वल टू 3y। बात को समझना, क्या ये पॉसिबल है x इक्वल टू माइनस वाई? क्योंकि बातें हो रही है नेचुरल नंबर्स की, x and y are natural numbers. The relation r is defined on the set of natural numbers n. मतलब अगर y की वैल्यू आप एज्यूम करोगे 1 तो x माइनस 1 हो जाएगा। अरे भाई नहीं होना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव, यानी एक अगर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव ही हो जाएगा। सो x नेगेटिव y के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x एंड y बिलोंग्स टू n, ठीक है? क्या x एंड y दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? हाँ, नेचुरल नंबर में एक दूसरे के बराबर। क्या x y का ट्रिपल हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब ये जो सेट है ना, ये जो रिलेशन, उसमें कौन से टाइप की ऑर्डर पेयर जा रही है? एक तो नेचुरल नंबर वाली ऑर्डर पेयर, उसमें से भी वो पेयर किस टाइप की? वो पेयर जिसमें दोनों नंबर्स इक्वल हो। यानी इस रिलेशन के अंदर कौन जा रहा है? 1 1 2 2 3 3, क्योंकि 1 1 में x1 y1 दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। 2 2 में x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। अगर x एंड y एक दूसरे के बराबर है तो वो ऑर्डर पेयर r के अंदर जाएगी।
वन वन जाएगा आर के अंदर, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, ये सारे आर के अंदर जाने वाले। उसके बाद x इक्वल टू 3y, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली भी सारी ऑर्डर पेयर्स आर में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल y को 1 मान लो तो x हो जाएगा 3, यानी ऑर्डर पे 3,1 आर में है। y को 2 मान लो तो ये 2, 3 2 6, यानी 6,2 आर के अंदर जा रही है। 9,3, यानी फर्स्ट जो है वो सेकंड का डबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी ऑर्डर्स पे आर में जा रही है। ये 1 1 2 2 3 3 ये सब भी आर में जाएंगे। ये कौन कहता है? ये x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 3y कहता है कि ये सारे आर में जाने वाले। अंडरस्टूड? बताइए, क्या रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन को क्या रिलेशन आर सेटिस्फाई कर रहा है? बताइए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की खुद के साथ की ऑर्डर पेयर जो बनती है वो आर में प्रेजेंट होनी ही चाहिए। नेचुरल नंबर एन में होता है 1, तो 1 1 आर में प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 आर में प्रेजेंट होना चाहिए, 3 3 आर में प्रेजेंट होना चाहिए, एन है। ठीक है, अगर x एंड y एक दूसरे के बराबर है तो वो बराबर करने वाली सारी ऑर्डर पेयर आर में प्रेजेंट है। ये x इक्वल टू वाई का मतलब 1 1 2 2 3 3 ये सारी ऑर्डर पेयर्स, ये सारी ऑर्डर पेयर आर में प्रेजेंट है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या आर सिमेट्रिक हो सकता है? सिमेट्रिक का मतलब आर में जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है उसकी रिवर्स भी आर में होनी चाहिए। अगर x कॉमा वाई आर में प्रेजेंट है तो उसकी रिवर्स y कॉमा एक्स भी आर में प्रेजेंट होनी ही चाहिए। अगर कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है तो आर सिमेट्रिक नहीं है। तो बात को समझो, ये वाली ऑर्डर पेयर की रिवर्स तो ये खुद ही होती है, लेकिन आप इनके बारे में सोचो, क्या 3 1 का रिवर्स 1 3 आर में प्रेजेंट होगा? 3,1 तो आर में प्रेजेंट है, क्या उसका रिवर्स 1,3 आर में प्रेजेंट हो सकता है? सेकेंड का ट्रिपल फर्स्ट होना चाहिए तो प्रेजेंट, 3 का ट्रिपल 9 होता है, 1 नहीं होता है, यानी 1,3 आर में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। एंड लास्ट, क्या ट्रांजिटिव हो सकता है यार? ट्रांजिटिव का मतलब x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड दोनों आर में है तो x कॉमा जेड भी आर में होना चाहिए। एक्स वाई वाई जेड आर में तो एक्स जेड भी आर में। तो क्या ये चीज यहाँ पे हो रही है? बात को समझिए, ये ऑर्डर पर 1,3 आर में, 1,3 तो आर में, अरे सॉरी 3,1 आर में। अभी एक ऑर्डर के पेयर के बारे में सोचो जो 3 पे खत्म हो रही है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स को सेम बनाना है। तो आगे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है? तो 3 का ट्रिपल एक्स वाई का ट्रिपल है, यानी 9, यानी 9,3 एंड 3,1 ये दोनों आर में प्रेजेंट है। तो उसका मतलब ये 9,1, ये 9,1 को भी आर में प्रेजेंट होना होगा ट्रांजिटिव के लिए। अगर 1 का ट्रिपल 9 होता है तो ही प्रेजेंट है भाई, 1 का ट्रिपल 9 थोड़ा होता है, यानी आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नेदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अंडरस्टूड? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये तो बहुत ही इजी था, और चैप्टर 1 जो आपने 12th में सीखा उसके पैरेलल था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। एंड अभी हमारा टाइम हो चुका है 4:54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के दिन के लिए इतना इनफ है। अभी हम मिलने वाले हैं मैथ्स के लेक्चर के लिए फ्राइडे को। कल आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है वेडनेसडे को। केमिस्ट्री के लेक्चर में टाइम टू टाइम जुड़ जाइएगा। एंड आई होप कि इस पूरे लेक्चर में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई वो सारी आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो वो बता दीजिए। एंड हाँ, एक अनाउंसमेंट थी, एक बात मुझे आपको कहनी थी।
कि भाई इस सैटरडे को आपकी टेस्ट है, एंड अभी ईच एंड एवरी सैटरडे को आपकी टेस्ट ली जाएगी, ईच एंड एवरी सैटरडे। तो ये वाले सैटरडे को मैथ्स की एग्जाम है, और मैथ्स में आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इन दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेजलपुर के बच्चे सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। पीडीएफ के बारे में मैंने मैनेजर से बात की है, अभी मैनेजर उस पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए 1 या 2 दिन का और वेट कर लीजिए, मैनेजर से मैंने बात कर रखी है, तो आपको इसके पीडीएफ भी बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर। फ्राइडे को हमारी मुलाकात होगी, लेकिन आपको तो कल आना है केमिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय।